हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन के बारे में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके बारे में खूब अच्छी तरीके से समझते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। साइक्लोट्रॉन का क्या काम है। साइक्लोट्रॉन से आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं में त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यानी साइक्लोट्रॉन से हम आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं में त्वरित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार लॉरेंस तथा एम.एस. लिविंगस्टोन 1934 में नाभिकीय संरचना संबंधित शोध कार्यों में आवश्यक उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों को प्राप्त करने के लिए किए थे। सबसे पहले इसका उपयोग लिविंगस्टोन और लॉरेंस ने किए थे 1934 में। ठीक है, किसके लिए? कि अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्रों और विद्युत क्षेत्रों में साइक्लोट्रॉन का ऊर्जा वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत देखते हैं साइक्लोट्रॉन का। एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में से अनेक बार गुजार कर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जो कि आवेशित कण को वृत्तीय पथ में गति कराता है। कण को वृत्तीय पथ की त्रिज्या तथा कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये साइक्लोट्रॉन जो होता है, इसको ये फिगर है इसका साइक्लोट्रॉन का। इसमें साइक्लोट्रॉन में इसके बारे में अभी समझेंगे हम इस फिगर के बारे में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में से अनेक बार गुजारने पर, तो विद्युत क्षेत्र में जब अनेक बार उसको गुजारा जाता है तो उसमें से अति ऊर्जा, उसको हम अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जो कि आवेशित कण को वृत्तीय क्या करता है, वृत्तीय पथ में गति प्रदान करता है, उसको वृत्तीय पथ बनाना शुरू कर देता है। और कण की आवृत्ति पथ की त्रिज्या के कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी उस कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है, इसकी आवृत्ति की जो त्रिज्या होती है। तो अब इसकी रचना पढ़ते हैं। रचना में इसमें दो वृत्ताकार धातु के डी आकृति वाले बक्से यानी डीज, देखिए ये डी आकृति के होते, डी आकार के बने होते हैं, धातु के होते हैं और ये डी आकृति के होते हैं। एक डी आपको इधर दिखाई दे रहा है, एक डी आपको इधर दिखाई दे रहा है, दो भागों में बटे होते हैं और जिन्हें हम इन D1 और D2 कहते हैं, जिसे डीज कहा जाता है। डी के आकार होने के नाते इसे हम लोग D1 और D2 नाम रख दिया। और यह एक खोखला गोला होता है। तो डीज होते हैं जिन्हें D1 और D2 कहते हैं, एक खोखले गोले होते हैं। D1 और D2 डीज के कोष्ठों के सीधे भाग खुले होते हैं। इसके जो सीधे भाग होते हैं वो खुले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके सीधे भाग खुले हुए तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। ये बहुत कम दूरी पर एक दूसरे से स्थित रहते हैं। ये कोष्ठ लगभग 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर पारे के दाब तक, यानी 10⁻⁻⁶ मिनट पारे के दाब तक निर्वातित कर दिए जाते हैं, ताकि आवेशित कणों या आयनों का इनमें गति करते समय वायु के अणुओं के संघट यानी टकरा न सके। कोष्ठों के बीच उच्च ऊर्जा, कोष्ठों के बीच उच्च आवृत्ति 10 से 15 मेगाहर्ट्ज तक उच्च परिमाण लगभग 10⁵5 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। यानी इस डीज में यहाँ पर 10⁵5 वोल्ट यानी उच्च आवृत्ति इसी वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती धारा लगा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद यह प्रकोष्ठ एक शक्तिशाली वैद्युत चुंबक के ध्रुवों N तथा S से बीच रखा होता है। वैद्युत चुंबक डीज के तलों के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये दो चुंबक होते हैं N और S,
इनके बीच में इसको रख दिया जाता है, जिससे ये क्या करता है, इसको एक प्रबल चुंबकीय बल प्रदान करता है। इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रूप से दोनों तलों से प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों प्रकोष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत तथा समरूप रहती है। इन दोनों प्रकोष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत यानी स्थिर रहती है और समान रहती है। इस डीच का संबंध उच्च आवृत्ति दोलन के टर्मिनलों से होता है। यानी जो उच्च आवृत्ति का हम लोग AC वोल्टेज 10⁵5 वोल्ट लगाए हैं, उससे टर्मिनलों से होता है उस डीच का संबंध है, जिससे इनके बीच उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित हो जाता है। इनके बीच जो है प्रत्यावर्ती धारा स्थापित हो जाती है उच्च आवृत्ति की। जिन आवेशित कणों को त्वरित करना होता है, उनको डीच के अंदर उनके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत तल में यश दक्षिण पर प्रवेश कराया जाता है। अब इसको जो है कि इसका एक मुख होता है यहाँ से, जिसको इसमें ज़्यादा त्वरित करना होता है, ज़्यादा उच्च ऊर्जा देनी होती है। इसको यश, ये जो यश है इधर से इसमें इसको प्रवेश करवा देते हैं और इसमें इसको ला करके प्रवेश करके रख दिया जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है। ठीक है, त्वरित आवेशित कण ऋण आवेशित विक्षेपक प्लेट द्वारा इन डीच की बाहर खिड़की यानी विंडो से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो लक्ष्य से टकराते हैं। और ये ऐसे होते हुए इनकी जो आवेशित कण होते हैं, ऋण आवेशित कण, वो विक्षेपक प्लेट के द्वारा इधर से होते हुए यहाँ बाहर निकाल दिए जाते हैं खिड़की के द्वारा। ठीक है, और विंडो जो लक्ष्य से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कार्यविधि। डीच के केंद्र के निकट प्रवेश करने वाले धन कण उस डीच की ओर आकर्षित होते हैं जो उस क्षण ऋण विभव पर होती है। यानी जो डीच के केंद्र में प्रवेश करने वाले धन कण होते हैं, वे डीच की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऋण विभव पर होते हैं। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण डीच के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। ये डीच के अंदर कैसे चलते हैं, धन चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें, डीच में चुंबकीय क्षेत्र, ये इसमें ये डीच केंद्र, डीच के केंद्र के निकट जो होता है, प्रवेश करने वाले जो धन कण होते हैं डीच की ओर आकर्षित हो जाते हैं, डीच की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जो उस क्षण ऋण विभव पर होते हैं। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, जो इसमें लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण डीच के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। ठीक है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा दोलित की आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही कण डीच के बाहर निकलता है तो डीच की ध्रुवता बदल जाती है। यानी जब ये बाहर निकलेगा डीच के कण, तो उसकी ध्रुवता बदल जाएगी, अर्थात धन का ऋण अथवा ऋण का धन विभव हो जाता है। इससे कण पुनः त्वरित हो जाता है, फिर कण क्या होता है, त्वरित होता रहता है तथा अधिक वेग से अधिक बड़ी त्रिज्या के मार्ग में चलता है। जितना वेग अधिक होगा उसकी त्रिज्या उतना अधिक होगी। यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि कम डीच की परिधि के निकट विक्षेपक प्लेट तक नहीं पहुंच जाता है, जिसके द्वारा खिड़की के लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके सूत्र का निगमन देख लेते हैं। माना द्रव्यमान तथा +q आवेश वाला एक आयत बिंदु यश से उस समय निकलता है जब कोष D2 ऋणात्मक विभव पर होता है। D2 ऋणात्मक विभव पर होगा तब यश से उस समय उसका आवेश निकलेगा आयत के रूप में। यदि दोनों कोष्ठों के बीच विभवांतर b है तो आयन q×b हो जाएगा। अगर विभवांतर b है दोनों कोष्ठों के बीच पे आवेश और ये दोनों का गुणा हो जाएगा। ऊर्जा ग्रहण करके माना b वेग से कोष D2 में प्रवेश करता है। D2 में माना वो कण b वेग से प्रवेश करता है तो कोष्ठों की दीवारें धात्विक होने के कारण कोष्ठों के अंदर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, धात्विक होने के कारण वो दीवारों में चले जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उसमें वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है उसके अंदर, तथा वैद्युत क्षेत्र केवल कोष्ठों के बीच के स्थान में उपस्थित रहता है। ठीक है, अतः कोष्ठ D2 में आवेशित कण केवल समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्व दिशा में तथा आवेशित कण का वेग नियत चाल b से r त्रिज्या का क्षैतिज वृत्तीय पथ ग्रहण करता है।
तो जब वह जो है उसका आयन प्लस क्यू आवेश से तथा डीज के भीतर बी वेग से गतिमान करता है, तो उस डीज उसके वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय बल जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल आपस में बराबर होते हैं। तो लॉरेंज बल का सूत्र और अभिकेंद्र बल का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे तो एम बी क्यू बी हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब डीज के भीतर अर्धवृत्त तय करने में आयन द्वारा लिया गया समय। अब अर्धवृत्त आधा वृत्त बनेगा, आधा समय लेगा, तो दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? अर्धवृत्त की परिधि, तो आधा चल रहा है तो आधी वृत्त की परिधि, क्योंकि परिधि में चल रहा है, और चाल मार चाल ही रहेगा। तो अर्धवृत्त पाई आर होगा, टी बराबर पाई आर, और चाल उसका बी है, बी वेग से चल रहा है, और टी बराबर पाई बी। और इस आर का मान समीकरण नंबर 1 यहाँ से यहाँ रखा गया है। ठीक है, ये आर का मान यहाँ पे रख दिया गया है। तो पाई वी इंटू एम बी अपान क्यू बी समीकरण 1 से रखा गया है आर का मान। इसके बाद टी बराबर यहाँ से वी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई एम और क्यू बी बटे में बचेगा, पाई एम बटा क्यू बी बचा। यह यहाँ पे सूत्र मिला आपको। यह वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र होगा। कौन सा सूत्र है? वृत्तीय नहीं, ये जो सूत्र है ये सूत्र है आपका वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र है, और यह सूत्र समय का सूत्र हुआ। ठीक है, ये सूत्र किसका हुआ? समय का हुआ। अब यहाँ पर अर्धवृत्त कैसे आया? अर्धवृत्त के लिए आपको बताया गया है। अर्धवृत्त के लिए जब आप करेंगे तो आपको एक सेकंड, यहाँ पे अर्धवृत्त जैसे 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि। अब अर्धवृत्त मतलब आधा कर देंगे तो उसका 2 कैंसिल हो जाए, पाई आर बचेगा। तो वही यहाँ पे पाई आर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर टी। अब जहाँ यम क्या है? द्रव्यमान, क्यू क्या है? आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र है। इस सूत्र में कहीं भी वेग या चाल नहीं है। ठीक है, इसमें आया ही नहीं है। अतः समय जो टी है वह कण के चाल वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अर्थात यह समय आयन कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक डीज से दूसरे डीज में जाने पर कण की चाल वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु प्रत्येक डीज में समान समय होता है, समान समय होगा। और एक डीज से दूसरे डीज में जाने पर पथ की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब समय उसका वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी समय हमेशा समान रहता है। साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों की गतिज ऊर्जा अथवा आवेशित कणों को अधिकतम ऊर्जा क्या होगी? तो माना साइक्लोट्रॉन के वृत्तीय कोष्ठों की त्रिज्या r है। यदि आयनों द्वारा ग्रहण किया गया अधिकतम वेग अर्थात b मैक्सिमम हो तो। अब साइक्लोट्रॉन के वृत्तीय कोष्ठों की त्रिज्या r होगी, तो कैपिटल R मान लेते हैं, तो b मैक्सिमम हो जाएगा। ये उसका लॉरेंज का सूत्र है। तो इसमें जैसे लॉरेंज बल क्या होता है? क्यू बी पी होता है, और ये होता है एम बी स्क्वायर अपान आर होता है अभिकेंद्र बल। तो यहाँ बी मैक्सिमम हो गया और यहाँ पर बी मैक्सिमम हो गया, क्योंकि अधिकतम वेग से करता है, वो ग्रहण करता है उसको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से बी मैक्सिमम बराबर आ गया क्यू बी आर अपान एम आ गया, समीकरण नंबर 2। अब अतः आयन द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा सूत्र होता है ई मैक्सिमम है यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो ई मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर बी मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम 1/2 एम बी का मान यहाँ समीकरण नंबर 2 से इसमें रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से ये वाला मान रख दिया गया, इसका स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे सबका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2m बचा, ई मैक्सिमम ये फार्मूला आ गया इसका। ये सूत्र यह जो है आयन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र हुआ। ये सूत्र आयन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र है। नोट इसमें, साइक्लोट्रॉन से अर्जित होकर बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की ऊर्जा कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन कोटि की होती है, अतः साइक्लोट्रॉन उच्च ऊर्जा कणों का वोल्टेज स्रोत होता है। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन जो है यह साइक्लोट्रॉन इसके द्वारा आवेशित कण न्यूट्रॉन त्वरित नहीं किए जाते हैं साइक्लोट्रॉन के द्वारा। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन जब इससे ऊर्जा बाहर निकलती है, परिक्रमण करने लगता है, तो जब इससे ऊर्जा बाहर निकलती है तो ऊर्जा बढ़नी बंद हो जाती है। ठीक है,
तो साइक्लोट्रॉन में कुछ इसका जो उपयोग होता है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन द्वारा हम लोग साइक्लोट्रॉन के द्वारा उच्च त्वरित कण नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग। और इसका उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, अस्पतालों में प्रयोग किए जाते हैं। और इसका उपयोग जो है कि आयन को ठोसों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, उनके गुणों में परिवर्तन यानी पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। और इससे जो प्राप्त आवेशित कण यानी संघट्ट द्वारा दूसरे उच्च ऊर्जा वाले से जैसे न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।